नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 यानी सामाजिक विज्ञान पॉलिटी की बुक की हम संपूर्ण आज एमसीक्यू निचोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। यानी हमारी महामैराथन क्लास है ये, नवीनतम संस्करण सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 एनसीईआरटी की बुक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चन। चाहे आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या रीट लेवल सेकंड आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप तैयार करते हो तो आपका बेसिक नॉलेज पॉलिटिकल का अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मेरे साथ डेली जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब पर उपलब्ध हो सके। इसी के साथ में हम बात करें तो आपको सीटेट एग्ज़ाम और रीट लेवल सेकंड यानी एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक आपको क्या है, प्रताप क्लासेस ऐप पर सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी की आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी मात्र 100 रुपये में। तो प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और इस एनसीईआरटी बुक्स का जो है अच्छे तरीके से निचोड़ यानी हम कह सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हो। संपूर्ण विज्ञान की प्रताप क्लासेस पर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। ऑल एग्जाम कंपटीशन जैसे आप एसएससी की है, जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको इंडिया और वर्ल्ड के करंट की जो है क्वेश्चन आते हैं, तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपको जो है करंट की टेस्ट मिल जाएगी यहाँ पे 50 रुपये में मात्र 2023 की सारी। फिर सूचना साई की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आपको पता है कि करंट महत्वपूर्ण है, तो ये राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट मिल जाएगा। और ओल्ड क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए, तो ये भी मिल जाएंगे प्रताप क्लासेस पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा पहला प्रश्न है हमारा, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम। पहला लेसन था हमारा विविधता की समझ, ठीक है। तो लद्दाख से संबंधित और केरल से संबंधित क्वेश्चन बनते थे दो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। क्या बिल्कुल सही है? हाँ, सही है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। तो ये लद्दाख के बारे में। तो विविधता की समझ यानी जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे हमें क्या मिलेगी? विविधता मिलेगी। इसी आधार पर ये जो दो क्षेत्र बताए गए थे ज़्यादातर लद्दाख और केरल के बारे में, यानी हम भारत में देखें तो उत्तर की तरफ तो लद्दाख में किस प्रकार की विविधता है, और फिर दक्षिण भारत में देखें केरल के अंदर तो किस प्रकार की वहाँ की विविधता है, कला संस्कृति है, वहाँ का क्षेत्र है, यानी सभी विविधता अलग अलग है हमारी, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो 1 व 2 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें, देखिए लद्दाख में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ कम खेती ही संभव है। यह इलाका वर्ष भर लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिसे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन से पश्मीना शाल बनाई जाती है जो अत्यंत महंगी होती है। तो याद रखना है, पश्मीना ऊन से पश्मीना शाल बनाई जाती है, ये लद्दाख की बहुत ही प्रसिद्ध। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा केरल के बारे में। देखिए, केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी। क्या बिल्कुल सही है? ईसाई धर्म की, हाँ सही है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। केरल की ज़मीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिल्कुल सही है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो याद रखना है, ये एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा जाता है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में बनाया जाता है। और ये कब बनाया जाता है? ये सितंबर माह के अंदर बनाया जाता है। ये थोड़ा याद रखना है, केरल के अंदर ओणम त्यौहार जो है सितंबर माह में बनाया जाता है। तो इसकी बात करें कथनों की तो सारे कथन बिल्कुल सही है। केरल के विविधता के बारे में सही कथन बताते हैं। देखिए, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रांगोनोर में हुई, जहाँ क्विंदियो के मुताबिक ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक संत थे। कौन थे? संत थॉमस ईस्वी सन 52 में यहाँ पहुँचे थे। ओणम त्यौहार के अंतर्गत होने वाली नाव प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र होती है। केरल की भूमि चावल, लौंग, इलायची, काली मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी हम कह सकते हैं मसाला के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। फिर हम बात करें भारत की खोज पुस्तक की रचना है। बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में
पुस्तक में दिया हुआ है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो आपको बताना है कि भारत की खोज क्या है, तो आपको भारत की खोज या भारत एक खोज ये भी मिल सकता है। भारत एक खोज ये किसकी है? भारत एक खोज तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो आपको याद रखना है। आगे आएगी महात्मा गांधी की यंग इंडिया पुस्तक जो 1931 में लिखी थी, ठीक है, वोट पर आधारित थी वो। तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत एक खोज, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र का धरातल भरा रहता था हरियाली से, बर्फ से, रेत से, दलदल से। तो ये किससे भरा रहता था? लद्दाख का जो क्षेत्र था वो था बर्फ से ढका हुआ। किससे? बर्फ से ढका हुआ मिलता है हमें, ठीक है। क्रिसमस किस धर्म के लोगों का त्यौहार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिसमस किस लोगों के धर्म के लोगों का त्यौहार है? हिंदू धर्म है या ईसाइयों का, बौद्धों का, मुस्लिम का? तो किस धर्म का हो जाएगा? तो ईसाइयों का है। ये किसका है? क्रिसमस की बात करेंगे तो ये ईसाइयों का प्रमुख धर्म है, याद रखना है आपको, ठीक है। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? जातक कथाओं में। हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि जातक कथाओं के अंदर बौद्ध धर्म की हमें जानकारी मिलती है, याद रखना आपको, ठीक है। फिर बात करें ओणम का त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है? तो ये केरल में बनाया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार ही बनेगा कि ओणम का त्यौहार कब बनाया जाता है? तो सितंबर माह में केरल राज्य के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि भांगड़ा जो है त्यौहार, भांगड़ा कैसे थे? भांगड़ा पंजाब में बनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार क्या होता है? सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार होता है जाति व्यवस्था, रंग रूप की, व्यवसाय की, रहन सहन की। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जाति व्यवस्था की जो है मुख्य आधार क्या है? सामाजिक बंटवारा, ठीक है। आगे देखिए, लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म चीन पहुंचा था? लद्दाख के रास्ते कौन सा जो धर्म है वो चीन पहुंचा था? तो बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म, ठीक है। फिर बात करें भारत के लोगों में विभिन्नता पाई जाती है रंग रूप की, खान पान की, वेशभूषा की, उपयुक्त सभी की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत के लोगों में विभिन्नता जो पाई जाती है वो रंग रूप की भी पाई जाती है, खान पान की पाई जाती है, वेशभूषा की पाई जाती है, उपयुक्त सभी की हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं लद्दाख को कहा जाता है छोटा तिब्बत, छोटा भारत, छोटा कश्मीर, छोटा स्वर्ग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में। तो छोटा तिब्बत के नाम से लद्दाख को जाना जाता है, ठीक है। फिर बात करें केरल किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहले भी मैंने बता चुका हूँ। केरल किस फसल के लिए? तो ये मसालों के लिए, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, तो ये मसालों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। फिर बात करें आगे प्रश्न की, केरल भारत के किस कोने में स्थित है? केरल भारत के किस कोने में स्थित है? तो ये है दक्षिण पश्चिम के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा? जस्ट नीचे आपने देखा होगा इस प्रकार बना हुआ यहाँ पे, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है या कह सकते हैं थिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम हिस्से के अंदर आ जाता है हमारा केरल, ठीक है। फिर बात करें देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि विविधता में एकता ये वाक्यांश किसने गढ़ा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके लिए? ये हम बात करें देश के वर्णन के लिए, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं, विविधता में एकता, ठीक है। फिर बात करें विविधता का अर्थ क्या होता है? विभिन्नता, अलग अलग, अनेकता, उपयुक्त सभी। क्या कह सकते हैं कि विविधता का अर्थ क्या है? तो सारे हो जाएंगे। विभिन्नता होता है, अलग अलग कह सकते हैं, अनेकता कह सकते हैं, उपयुक्त सभी, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। फिर बात करें केरल और लद्दाख किस तरह से विभिन्न है? भौगोलिक व्यवस्थाओं से संबंधित, ऐतिहासिक व्यवस्था से, ए या बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। केरल और लद्दाख के बारे में हम बात करें तो ये किससे है? भौगोलिक विशेषताओं से। किससे है? भौगोलिक विशेषताओं से अलग अलग है, बिल्कुल, ठीक है। फिर हम बात करें लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन को कौन सी है? तो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, पहले हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। फिर बात करें वास्को डिगामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? वास्को डिगामा भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? तो समुद्री रास्ता। क्या? समुद्री रास्ता। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा केसर सागा जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो हम सोचते रह जाएंगे कि ये केसर सागा क्या है। केसर सागा क्या है? तिब्बत का एक ग्रंथ है, याद रखना है।
केसर सागा आपसे पूछ ले क्या है, तो तिब्बत का एक ग्रंथ है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आप हूबहू उचक्के रह जाएंगे कि ये कहाँ से पूछ लिया गया है। तो केसर सागा की बात करें, तिब्बत का एक ग्रंथ है। क्या है? तिब्बत का एक ग्रंथ का नाम है। फिर बात करेंगे हम, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बात करें, पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे बनते रहते हैं और हम पढ़ते नहीं हैं, और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम जो है कंफ्यूज होते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, इंदिरा गांधी के। तभी मैं कहता हूँ आप एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ज़रूर लें और पहले पुस्तक को पढ़ें, फिर टेस्ट सीरीज को करें। आपकी मैं कहता हूँ 100% तैयारी जीके की यहाँ से हो जाएगी। यानी इंडिया के अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री और भूगोल आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। बेसिक से बेसिक कहीं से भी पूछ ले। तो ज़रूर जुड़े मेरे साथ और डेली वीडियो को देखें और कंप्लीट करें अपने आप को, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? ये तो आपको पता ही होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है हमारे राष्ट्रगान की रचना की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आपको इसका जवाब बताना है कि हमारे राष्ट्रगान की रचना कब की गई थी। इसका जवाब तो आपको कमेंट बॉक्स में देना ही होगा। कल मैं अगला वीडियो होगा, जो विद्यार्थी इसमें कमेंट लिखेगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में बोलूँगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ है दबाकर रखा गया या कुचला गया। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। बिल्कुल सही है, वर्ग में रखती है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है एकदम। तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल कथन है सही हो जाएंगे। हम बात करते हैं आगे। देखिए दलित शब्द यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों व भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है व शोषण किया है। सरकार द्वारा दलित लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। क्या है? चिन्हित किया गया है। दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? तो अनुसूचित जाति में रखा गया है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लोगों को एक छवि में रखना रूढ़िवादी कहलाता है। जो व्यक्ति पूर्वाग्रह के अंदर आ जाता है वो समझ लो रूढ़िवादी व्यक्ति बन गया है। क्या बन गया है? रूढ़िवादी व्यक्ति बन गया है। जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव को भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा तो वह कितने वर्ष के थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भीमराव अम्बेडकर से संबंधित। तो वो कितने वर्ष के थे? तो वो थे 9 वर्ष के। उस टाइम 9 वर्ष के थे जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव को भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा था, ठीक है। तो आप कहानी पूरी पढ़ लेना, पुस्तक के अंदर दी हुई है। डॉक्टर भीमराव किस जाति से संबंधित थे? याद रखना है महार जाति से थे ये। किस जाति से? महार जाति से थे। याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे, ठीक है। बात करते हैं विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी है? विश्व में प्रमुख धर्म कितने हैं? 8 धर्म हैं, ठीक है। कितने धर्म हैं? 8 धर्म हैं। आगे बात करते हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में लगभग कितनी? एनसीईआरटी के आधार पर 1600 भाषाएं बोली जाती है। याद रखना है भारत में कितनी भाषाएं? लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान के पिता या जनक कहा जाता है। फिर बात करें, डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म, ठीक है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। क्या यह दोनों कथन बिल्कुल सही है? तो ये बिल्कुल दोनों कथन सही है। 1 सही है और 2 सही है, ठीक है। 1 और दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। देखते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। या प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को ही, क्योंकि प्रतिनिधि सरकार में जनता सीधे भागीदारी न होकर अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है जो सरकार का गठन करती है, ठीक है। समझ गए आप। उसके बाद बात करें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मोस्ट कर लेना, पक्का क्वेश्चन छपेगा ये।
यंग इंडिया पुस्तक गांधी जी की द्वारा लिखी गई है 1931 में। सफरेज मूवमेंट कहते हैं वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, महिलाओं का संघर्ष आपने बुक में पढ़ा होगा। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब हुआ? तो इंग्लैंड में जो हुआ था वोट देने का अधिकार वो 1928 में हुआ था, 1928 में। लेकिन आपसे पूछ ले कि अमेरिका के अंदर वोट देने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ? 1920 के अंदर। कब? 1920 के अंदर, 1920 के अंदर अमेरिका के अंदर, 1928 के अंदर इंग्लैंड को औरतों को वोट देने का अधिकार हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखें तो इसमें बात करें तो कौन से उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें देखिए एक सही हो जाएगा, वैसे तो एक सही हो जाएगा क्योंकि हमने मिलान सही करवा दिया था। फिर बात करें, यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन गांधी जी करते थे। संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में महिलाओं, गरीबों द्वारा वोट देने की मांग की गई तथा इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए जा रहे आंदोलन ने और तेजी पकड़ी, इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, जबकि इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है कौन कौन से हो जाएंगे? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये स्पष्ट एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फिर बात करें लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। लोग इन नियमों को बनाकर तथा भाग लेकर खुद प्रशासन करते हैं, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल एडेंटल फ्रेंचाइज है या ये सब, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पर स्थित है? अंबाला, दिल्ली, गोवा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय स्तर की सरकार है हमारी दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। फिर बात करें, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। किस प्रकार? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। ठीक है, अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो 1920 में मिला था अमेरिका के अंदर। ठीक है, फिर बात करें, सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? तो महिला मताधिकार से। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि सफरेज मूवमेंट जो किससे संबंधित है? महिला मताधिकार से। ठीक है, फिर बात करें, भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक है, राजतंत्र है, तानाशाही है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। याद रखना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें टफ की ओर लेकर जाते हैं। हमें लगता है आसान है लेकिन आते नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? राजा का राज, लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति, लोगों का शासन, या हम कह सकते हैं बी और सी, दो सही है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है लोकतंत्र में, और लोगों का शासन, जनता का जनता द्वारा किया गया शासन। ठीक है, अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब हुआ? तो 1920 हो जाएगा अमेरिकी महिलाओं को। दोबारा क्वेश्चन आ गया, शहर, गांव या मोहल्लों में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? शहर, गांव और मोहल्लों में जो है सरकार के स्तर को कहा जाता है स्थानीय स्तर। क्या होता है? स्थानीय स्तर कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वह वोट दे सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इसकी चर्चा की है, जो 1931 में इन्होंने बनाई थी। फिर बात करते हैं, सफरेज का अर्थ क्या है? तो वो हो गया, सफरेज का अर्थ वोट देने का अधिकार। सफरेज का अर्थ क्या हो गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वोट देने का अधिकार। फिर बात करते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आपका क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आपका क्या तात्पर्य है? यानी देश में सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्या बिल्कुल सही है? ठीक है,
तो इसने पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार। दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, हम देखते हैं। तो इसने पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों कथन बिल्कुल, न तो एक और न ही दो असत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, फिर बात करते हैं, दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो याद रखना है। फिर बात करें अगले प्रश्न की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे क्षेत्रों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा व ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा व निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। तो इसमें जो है इसने पूछा है कि सही कथन क्या हो जाएंगे। तीनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखते हैं आगे, पंचायत के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, जो पंचायत का मुखिया होता है, सरपंच क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच व सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। अब जो ग्राम पंचायत का गठन है वो कौन करता है, एक तो वार्ड पंच करता है और एक सरपंच करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है व पैसे के दुरुपयोग पर कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी रखती है। ठीक है, फिर बात करें प्रश्न नंबर देखिए अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है। तो इसमें हम देखें इसने क्या किसके बारे में कहा है। तो उपयुक्त में ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन सा शामिल है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा ग्राम पंचायत के कार्य में शामिल है। तो उपयुक्त सभी हैं। देखते हैं, देखिए ग्राम पंचायत में सड़कों, नालियों व स्कूल, पानी के तो होते ही हैं, सार्वजनिक कार्य है। स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना ये भी है। गांव के लोगों को रोजगार देना ये भी काम है। ठीक है, ग्राम पंचायत की। देखिए ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है। ग्राम पंचायत की आमदनी के अंदर स्रोत के अंदर शामिल है। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत से आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो बिल्कुल जो है सारे कथन सही हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है। देखिए घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत से आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। बिल्कुल सही है ये, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर कौन सा होता है, खंड होता है, विकास खंड होता है, जिसे जनपद या पंचायत समिति कहते हैं। संविधान में दिए गए हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों कथन सही हैं। तो तीसरा आपसे पूछ ले कि तीसरा स्तर कौन सा होता है, जिला। ठीक है, तो इसमें हम देखें इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें न तो एक और न ही दो, यानी क्योंकि इसने पूछा कि असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, फिर बात करें, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है, क्रमशः ग्राम पंचायत, विकास खंड और पंचायत जिसे जनपद कहते हैं, और जिला परिषद। जिला पंचायत, जिला समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जिला पंचायत एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं कहता हूँ आपको अच्छे तरीके से इस बुक को पढ़ना चाहिए। पूरी कहानी जब पढ़ोगे तो आप पूरी पटवारी और थानेदार
रिकॉर्ड पूरा पता लग जाएगा किस प्रकार पटवारी तैयार करता है अपना जरीब की सहायता से। अगर आपकी भूमि से कोई लेन देन है या समझौता करना है तो आप अच्छी तरीके से बुक को पढ़ें। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य है, बिल्कुल सही है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, उसे जरीब कहते हैं, याद रखना है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है, क्या ये सही है? प्रत्येक पटवारी क्या होता है? एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा लगभग जो कई विद्यार्थी जो खेती करते हैं उनको तो पता होगा कि प्रत्येक पटवारी जो एक ही गांव का नहीं होता है, कई गांवों के समूह के अंदर जो है पटवारी अपना काम करता है, उन्हें भाग दिया होता है। तो ये 3 तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा और तीसरा। 4 नंबर हम गलत करेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देती होती है। आपने देखा होगा पानी का जो बिल आता है, हम कहते हैं मामला, जिसे कहते हैं कि पटवारी आया और मामला भरना है, तो ये वो मामला है, ठीक है, कर देना। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी या कहीं ग्रामीण अधिकारी, कहीं कानून को कहते हैं। तो प्रत्येक पटवारी के अंतर्गत कई गांव आते हैं। वह गांव के लोगों की ज़मीन का लेखा जोखा, खसरा खेतानी, याद रखना ये शब्द पूछा जा सकता है कि खसरा खेतानी का संबंध किससे है? पटवारी से, जिला कलेक्टर से, इस प्रकार। और रजिस्टर या जिसे कहते हैं रजिस्टर में रखता है। आपको खसरा खेतानी का बुक में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक चित्र मिलेगा इस प्रकार का, एक बना हुआ सारणी सी, उसे कहते हैं खसरा खेतानी, ठीक है। फिर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों की गतिविधियों, फसल बदलना और कुओं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मामले को सुना जाता है, क्या बिल्कुल सही है। किसानों की गतिविधियां, जैसे हम बात करें फसल बदलना व कुआं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मामलों को सुना जाता है, तो क्या बिल्कुल सही है। तो इसमें हम बात करें केवल एक कथन सही हो जाएगा, एक कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा कि ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं वो कौन रखता है? तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों को सुना जाता है, न कि फौजदारी के अंदर, ठीक है। देखते हैं हम, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी बनाया गया ये सरकार द्वारा। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटों, बेटियां या उनकी मां को भी बराबर का हक मिलेगा, बिल्कुल सही है। इस कानून को विभिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों का अनुसार अपनाया है। तो इसका जो है बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं आगे हमारे जो कथन क्या कहते हैं। तो इसने पूछा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कथन नंबर 2 जो है सत्य नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लाया गया। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति पर बेटों, बेटियों व उनकी मां का बराबर हक होगा। इस कानून को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू किया गया, याद रखना, ठीक है, न कि अलग अलग रूप से लागू किया। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है, पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लेखपाल, थानेदार, तहसीलदार, पुलिस। तो लेखपाल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, अभी पढ़ा हमने। फिर बात करते हैं, लोहे की जंजीर जिसे खेत मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। फिर बात करें, जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? जिले में सबसे ऊपर का अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी। क्या कहते हैं उसे? जिला अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें SHO। SHO कौन होता है? SHO का अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है स्टेशन हाउस अधिकारी। क्या कहते हैं इसे? स्टेशन हाउस अधिकारी कहते हैं ना, SHO आ गया, ठीक है। देखिए, जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन सी है? जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई होती है तहसील, ठीक है, तहसील होती है। कौन सी? तहसील होती है, ठीक है। फिर बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं।
वह छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका कहलाती है। क्या बिल्कुल सही है? एनसीईआरटी आपने अगर बुक पढ़ी है तो क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही है। पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी को होते हैं। याद रखने आपको सारे बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णयों को पार्षद समूह द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियों का निर्णय करते हैं जो मुद्दों पर विचार विमर्श की निर्णय लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर। देखते हैं आगे क्या कहता है ये। उपयुक्त में से कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल है? नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल है तो उपयुक्त सभी कर शामिल है। ठीक है, इसमें बात करें। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो टूटी हुई स्ट्रीट लाइट को बदल देती है, कचरा इकट्ठा करती है, पानी की आपूर्ति करती है और बाजार को साफ रखती है? तो ठीक है, आपने हाला और उसकी जो लगी हुई थी वो नौकरी इसमें नगर निगम में, तो उसने पूरी कहानी उन बच्चों को बताई और उन्हें आनंद भी आया। तो आप भी पढ़िए इस कहानी को अच्छी तरीके से, मैं कहता हूँ आपको भी आनंद मिलेगा। तो इसमें देखिए नगर निगम करती है ये काम। ठीक है, नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है। नगर पालिका तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है, वार्ड के अनुसार अलग किया जाता है। ठीक है, नगर पालिका द्वारा किए गए व्यय के लिए धन प्राप्त होता है। नगर पालिका के व्यय के लिए धन प्राप्त होता है राज्य सरकार से। कहाँ से होता है? राज्य सरकार से। ठीक है, नगर पालिका का। छोटे शहरों में नगर निगम को कहते हैं, छोटे शहरों में नगर निगम को कहते हैं नगर परिषद। क्या कहते हैं? नगर परिषद कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें। नगर निगम या परिषद के सदस्य वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। फिर बात करें। नगर निगम द्वारा बना होता है वार्ड समिति से, तहसील से, पंच से या इनमें से कोई नहीं। नगर निगम की बात करें तो ये वार्ड समिति से मिलकर बने होते हैं नगर निगम। ठीक है, फिर बात करें। नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है? नगर पालिका का चुनाव की बात करें तो 3 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? याद रखना, ये नगर पालिका का चुनाव 3 वर्षों बाद होता है। फिर बात करें 3 शहरी स्थानीय स्वशासन कौन से? 3 शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करें तो नगर पंचायत हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा और नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ये। फिर बात करते हैं। नगरों में स्थानीय व स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई है? नगरों से संबंधित, तो 74वें संशोधन से संबंधित। ठीक है, कौन से? 74वें। और जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 40 के अंदर। किसमें? अनुच्छेद 40 के अंदर। ठीक है, फिर बात करें। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को कहते हैं कमिश्नर। ये दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर, कमिश्नर कहा जाता है। फिर बात करें। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। तो मेयर या चेयरमैन कहते हैं। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं मेयर कहते हैं या कहते हैं चेयरमैन। ठीक है, फिर बात करें। इस पाठ में बबैया शब्द किसका नाम है? बबैया शब्द, देखिए बबैया शब्द की बात करें तो ये है किसका है? सिनेमा का। ठीक है, याद रखना है, कहीं शब्दावली से पूछा जा सकता है आपसे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुदुपेट, चक्खे संघ समुदाय, केटा मरेन में मछुआरों की छोटी नाव। तो इसमें देखिए हमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए पुदुपेट की बात करें तमिलनाडु का एक गांव है। चक्खे संघ समुदाय नागालैंड की एक जनजाति है। केटा मरेन में मछुआरों की छोटी नाव कल्लपट्टू तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, देखते हैं हम, बात करते हैं आगे। इसके आंसर की बात करें तो उपयुक्त सारे कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, मुख्य तथ्य की बात करें। कल्लपट्टू तमिलनाडु में समुद्र तट के पास का गांव है। यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। यहाँ गन्ना, कपास, केला भी उगाया जाता है। यहाँ नारियल के भी काफ़ी बाग हैं। नागालैंड के चिजामी गांव में चक्खे संघ समुदाय के लोग रहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि चक्खे संघ समुदाय की जनजाति कहाँ पे रहती है, नागालैंड के अंदर रहती है। कहाँ पे, नागालैंड के अंदर। और चिजामी गांव कहाँ पे है, ये नागालैंड के अंदर है। ये लोग पहाड़ी की ढलुआ जमीन को सीढ़ीनुमा खेत के रूप में बदलकर उस पर खेती करते हैं, खेत के किनारों को ऊपर उठा देते हैं। ठीक है। कल्लीपट्टू गांव किस राज्य में स्थित है, अभी मैंने बताया था। कल्लीपट्टू गांव किस राज्य के अंदर स्थित है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के अंदर है। आगे बात करें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या करना है, विचार करना है। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, हमने इसको देख लिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। अफ्रीका में 1992 में रंगभेद की नीति को ख़त्म किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें जो है केवल जो है इसने पूछा क्या है वो देखते हैं हम। इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2 कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम भी आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, तमिलनाडु का मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई का काम करता है। बिल्कुल दोनों कथन सही है, याद रखना है। तमिलनाडु के अंदर है मेटूर बांध। ठीक है, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। और कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, जो बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, तो इसमें 1 व 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, कर्नाटक व तमिलनाडु के क्रम से कृष्णा राजा सागर बांध व मेटूर बांध कावेरी नदी पर बने हैं। दोनों राज्यों में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद भी है। फिर बात करते हैं, शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है। शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है, नगर निगम देती है। कौन देती है, नगर निगम देती है। फिर बात करें, कर्मचारियों की तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भविष्य निधि। क्या कहते हैं, भविष्य निधि कहते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो आज के जो पूरी बुक थी सामाजिक व राजनीतिक जीवन पॉलिटी, इसके अंदर लगभग इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने आपको पूरी कंप्लीट करवा दी हैं। इसी के साथ आप डेली जो है एनसीईआरटी बुक को पढ़ें और मेरे साथ जुड़ जाइए, डेली वीडियो को देखिए। और प्रताप क्लासेस पर एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 से 10 तक आपको टेस्ट सीरीज़ मात्र 100 रुपये में प्राप्त हो रही है। कहीं नहीं मिलेगी आपको 100 रुपये में, और ये क्वेश्चन आपको दे ही जा रहे हैं जहाँ में एग्ज़ाम में सीधे के सीधे टपकते हैं। ठीक है, तो इस अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले कक्षा 7 के बुक हम स्टार्ट करेंगे। अब कक्षा 6 हमने कंप्लीट कर दिए तीनों। टेस्ट सीरीज़ भी प्रताप क्लासेस पर आपको उपलब्ध हो गई है। अब कक्षा 7 की जो है टेस्ट सीरीज़ हम 7 करेंगे कल से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।